हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप और आप सभी का स्वागत है इन दिस 23rd क्लास ऑफ रिवीजन फॉर द एमसीक्यूज ऑफ द एफएम कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जैब एग्जाम। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल सी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। अ कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द बायर व्हाट। कॉल ऑप्शन जो हमारे एक डेरिवेटिव्स का टाइप है, इसके हमें जो है वो बायर जो है उसको क्या फ़ायदा मिलता है। द बायर गेट्स द राइट but not the obligation to buy or sell specified quantity of the underlying assets। अब देखिए पहले समझिए, कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट गिव्स द बायर सर्टेन राइट्स। ठीक है, तो जो बायर है ऑब्वियसली इज गोइंग टू बाय समथिंग, इज नॉट गोइंग टू सेल समथिंग। तो यहाँ पर जहाँ भी सेल का ऑप्शन दिख रहा है वो तो हम यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। सो इट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। कि जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो बायर जो भी कॉल ऑप्शन का बायर होगा उसे ये राइट मिल जाएगा कि वो अगर चाहे तो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द एसेट उसको एक प्राइस के ऊपर खरीद सकता है। लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं किया जा सकता बायर को कि वो अंडरलाइंग एसेट को खरीदे ही खरीदे, लेकिन उसको राइट ज़रूर मिल जाता है कि अगर वो चाहे तो खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट इज हु इज द रेगुलेटर ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर मल्टीपल एजेंसीज आर देयर जो इंटरेस्ट जो डेरिवेटिव्स मार्केट को रेगुलेट करते हैं। इसमें अगर हम आरबीआई की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय आरबीआई, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आरबीआई है। इसके अलावा दो एजेंसी और इंडिया के अंदर हुआ करती थी, एक है सेबी और दूसरी है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। जो सेबी है वो स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड हो रहे डेरिवेटिव्स को रेगुलेट कर सकती थी एंड एफएमसी वाज मेंट टू रेगुलेट डेरिवेटिव्स ऑफ द कमोडिटी मार्केट। लेकिन एफएमसी को मर्ज कर दिया गया है सेबी के साथ, तो अब भारत में दो ही एजेंसीज हैं, एक है आरबीआई और एक है सेबी जो डेरिवेटिव्स मार्केट को रेगुलेट करते हैं। आरबीआई जो है वो यूजुअली इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स और दूसरे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं होते, बैंक्स के बीच में जो ट्रेड होते हैं उनको रेगुलेट करता है एंड सेबी इज फॉर द स्टॉक मार्केट, राइट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस क्या होता है? दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड किए जाते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, राइट। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, दिस इज राइट, वाइल दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर ट्रेडेड डायरेक्टली ओवर द काउंटर। एक मतलब कि दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करी जाती है, कोई इंटरमीडियरी जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूजुअली अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर हाईली लिक्विड, ऑब्वियसली व्हेन दे आर ट्रेडेड दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज मार्केट, तो ऑब्वियसली दे कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कैश, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्वॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि जो स्वॉप्स एक तरीके का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो स्वॉप इज अ कस्टम टेलर्ड बायलेटरल एग्रीमेंट। बायलेटरल एग्रीमेंट है क्योंकि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, राइट। और ये कस्टम टेलर्ड होता है, इसका मतलब जो दो पार्टीज की अपनी अपनी कंडीशन है उसके हिसाब से एक स्वैप को डिजाइन किया जा सकता है कि इस स्वैप के अंदर क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, दोनों पार्टीज की क्या कमिटमेंट होंगी इस स्वैप के अंदर। ऑल दीज थिंग्स दे आर डिसाइडेड इन दिस बायलेटरल एग्रीमेंट। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, यस। स्वैप्स जो है यूजुअली जो है ट्रेड नहीं किए जाते एक्सचेंजेस के ऊपर या इंटरमीडियरीज के थ्रू, डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में ओवर द काउंटर इसकी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो यस ये भी करेक्ट है। यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ये बात गलत है। स्वैप्स इंडिया के अंदर अलाउड हैं, हालांकि उनको रेगुलेट किया जाता है अच्छे तरीके से बाय दी आरबीआई एज इन सर्टन कंडीशंस एज वेल एज सेबी, एंड दे आर अलाउड इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड दे कैन बी यूज्ड एज एन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टूल। यस, आप ज़्यादातर जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं या फिर बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो अपने एसेट लायबिलिटी मैनेज करने के लिए स्वैप्स का यूज़ करते हैं यूजुअली। कई बार अपने एसेट्स की क्रेडिट रिस्क को देखते हुए दे वांट टू shift the liability in case these assets they turn into loss making assets, तो वो liability वो shift कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी के ऊपर। तो ये जो है वो swaps का अंडरलाइंग यूज होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप एक तरीके का स्वॉप है, तो ऑब्वियसली इट इज अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा स्वॉप्स बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट। यस, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट, क्योंकि नाम में ये देखिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप मतलब क्या है कि अगर लेटेस्ट से बैंक एबीसी है, एबीसी बैंक ने एक लोन दे रखा है, वो लोन दे दिया है एक्सवाईजेड कंपनी को, ठीक है। अब होगा क्या कि एबीसी के लिए दिस लोन इज एन एसेट बिकॉज द एबीसी बैंक एक्सपेक्ट्स कि इस लोन के ऊपर उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती रहेंगी, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उनको फ्यूचर के अंदर जो है पे बैक होता रहेगा। सो दिस एसेट इज गिविंग सर्टन इंटरेस्ट इनकम टू द एबीसी, बट देयर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि XYZ इंक जो है, हो सकता है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स देने में समर्थ ना हो, उसकी क्षमता ना हो, जो XYZ कंपनी है उतना फायदा ना हो, उसको उतना प्रॉफिट ना हो, एंड ये जो लोन दिया गया है ये एसेट होना चाहिए था एबीसी का, हो सकता है ये क्या बन जाए, एनपीए बन जाए। एनपीए बन जाए इसका मतलब क्या होगा कि लॉस मेकिंग या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए। तो इन दिस केस व्हेन द एसेट इट इज डिफॉल्टेड, ये एसेट जो है वो आपको इनकम देना बंद कर दे, तो एबीसी क्या कहेगा, एबीसी जाएगा एक थर्ड कंपनी के पास। थर्ड कंपनी हो गई हमारी लेटेस्ट से एक्स ए बी, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए। इस कंपनी को जाके बोलेगा देखो मैंने लोन ले रखा है, इस लोन पे मेरा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से इंश्योरेंस ले ली जाती है बाय द एक्सएबी, और वो इंश्योरेंस बेची किसने, वो बेच दी एबीसी ने। उसने कहा कि देखो अगर मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया, ये एसेट से इनकम मुझे मिलनी बंद हो गई, तो मेरा ये जितना भी पूरा लोन है तुम मुझे वापस रीपे करोगे, और इसके बदले में मैं क्या दूंगा, मैं तुम्हें इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता रहूंगा। तो ये होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। तो अंडर दिस प्रोडक्ट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट, कि कल कोई एसेट अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको सारा जो लोन का अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। अंडर दिस प्रोडक्ट रिस्क सेलर पेज अ प्रीमियम टू द बायर, क्योंकि एबीसी क्या कर रहा है, कुछ बेच रहा है एक्सएबी को, क्या बेच रहा है, रिस्क बेच रहा है, ठीक है। ये रिस्क बेचने के लिए ही वो पेमेंट देता है एक्सएबी को कि आप मेरा रिस्क ले लीजिए, कल को अगर मेरा लोन डिफॉल्ट होता है तो आप मुझे सारा जो लोन है वो वापस पे करेंगे, और उसके बदले में प्रीमियम जो है वो बायर को जो है वो पे कर देता है, ठीक है। सो अंडर दिस प्रोडक्ट इट इज अ रिस्क विच इज बीइंग ट्रेडेड अमंग्स द बायर एंड द सेलर। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स हियर आर एब्सोल्युटली राइट रिगार्डिंग द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डेरिवेटिव्स में वैल्यू उनकी चेंज होती है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन स्पेसिफाइड अंडरलाइंग एसेट। यस, एक अंडरलाइंग एसेट वो कोई कमोडिटी हो सकती है, वो कोई स्टॉक हो सकता है, वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ये जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू के ऊपर बेस होता हुआ डेरिवेटिव्स का वैल्यू चेंज होता है। अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी, अदरवाइज इफ इट इंक्रीजेस द डेरिवेटिव्स कैन ऑल्सो इंक्रीज। इट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। यस, एक फ्यूचर डेट को ध्यान में रखकर डेरिवेटिव्स को बनाया जाता है, और इसी प्रेजेंट डेट में जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है और जो फ्यूचर डेट है जहां पर ट्रांजैक्शन सेटल हो रही है, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में जो भी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के अंदर चेंज होता है, उसी के बेसिस पे जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपको प्रॉफिट या लॉस जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे हैव अ हाई लेवरेज एंड दे आर कॉम्प्लेक्स इन देयर प्राइसिंग। यस, डेरिवेटिव्स आर नॉट वेरी सिंपल टू ट्रेड इवन इन दी करंट सिनेरियो इन द फाइनेंशियल लिटरेसी सो मच हाई। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट देखें तो उसका कंपैरिजन अगर हम दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से करें तो काफ़ी लिमिटेड इसीलिए है कि बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग ऑल्सो। ट्रेडिंग को लेकर भी रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और प्राइसिंग किस तरीके से उनकी सेट की जाती है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दे रिक्वायर लार्जर नेट इन्वेस्टमेंट इनिशियली व्हेन कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नहीं, ये डेरिवेटिव्स का एक फायदा ये होता है कि दे रिक्वायर नो और लिटिल, वेरी लिटिल, नील के अराउंड इन्वेस्टमेंट। नो और लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू ट्रेड डेरिवेटिव्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज नेट इन्वेस्टमेंट इनिशियली व्हेन कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी इज लेवीड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जीएसटी किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगेगा? सेल एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल, उसमें भी लगेगा। जब भी आप लीज करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को, तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। मोस्टली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग, उनके ऊपर जीएसटी जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इन द जीएसटी रजीम। जीएसटी रजीम में कौन से आइटम्स नहीं है? एल्कोहलिक लिकर, बिल्कुल नहीं है जीएसटी रजीम के अंदर। एल्कोहलिक लिकर है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमने जीएसटी से काफ़ी बाहर रखा हुआ है। बैंकिंग सर्विसेज, यस, जीएसटी के परव्यू में आते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Next, under the system of GST, the threshold limit is dash for northeastern states,
उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश, इन हिली स्टेट्स के अंदर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, राइट, इन सर्विस प्रोवाइडर्स की एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है कि इनका अगर एनुअल टर्नओवर इस पर्टिकुलर लिमिट से नीचे है, सो दे आर एग्जेम्प्ट फॉर फ्रॉम रजिस्टरिंग फॉर जीएसटी। तो यहाँ जो हिली एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो भी छोटा रहता है, इसलिए थ्रेशोल्ड लिमिट भी छोटी रखी गई है। 10 लाख से ज़्यादा का अगर आपका एनुअल टर्नओवर है तो आपको जीएसटी के लिए मैंडेटरली रजिस्टर करना पड़ेगा, रिटर्न्स आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप दूसरे स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है ये बढ़ा करके 20 लाख करी गई है, ठीक है। लेकिन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेडिंग करते हैं, गुड्स की खासतौर पर जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए जो लिमिट है वो 40 लाख है, ठीक है। उनके लिए लिमिट 40 लाख की गई है भारत के अंदर, ठीक है। Next is question number 10. Which one of the following statements is not correct? GST is aimed at broadening the tax base and also at better tax compliance. बिल्कुल, ये तो टैक्स बेस बड़ा होगा, ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स जो हैं भारत के वो टैक्स नेट में आ जाएंगे और टैक्स कंप्लायंस करना इससे आसान हो जाएगा। जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन द कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एडिशन। यस, वैल्यू एडिशन के ऊपर आपका जीएसटी लगता है। एक कोई भी अगर प्रोडक्ट है वो मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेजेस से अगर गुजर रहा है तो हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड हो रही है उसके प्राइस के अंदर, उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, जीएसटी हैज रिजल्टेड इन डूइंग बिजनेस मोर डिफिकल्ट। नहीं यार, जीएसटी से बिजनेस करना इजी हो गया है। इनिशियल ईयर्स में देयर वर सम हिकअप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन, बट नाउ जीएसटी को फाइंड आउट करना कि कितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है, किस तरीके से आपको उसको पे करना है, ये काफ़ी सिंपलर हो गया है, बिकॉज लॉज भी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिए गए हैं। जीएसटी इंश्योर्स दैट इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर्स आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। यह सबसे बड़ा फायदा जीएसटी का क्या है कि अक्रॉस द कंट्री द इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर्स दे आर क्वाइट यूनिफॉर्म, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जीएसटी से डूइंग बिजनेस हैज बिकम मच ईजियर देन बिफोर। सो दैट इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप यू रियली लर्नड समथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल सी एंड डी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।